हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम देव की कविता पढ़ रहे थे। आज हम तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। कवित्त छंद में लिखा हुआ है। कवि देव ने इस पद्यांश में पूर्णिमा की चांदनी की सुंदरता और उसका प्रभाव दिखाया है। धरती और आकाश पर चांदनी का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस पद्यांश में पढ़ते हैं। इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए इनका भावार्थ समझेंगे। पढ़ेंगे। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणीता में ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। फटिक, फटिक का अर्थ होता है सफ़ेद, श्वेत, बिलोरी, पारदर्शी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। शिलानी, शिला, पत्थर, सफ़ेद पत्थरों से, सफ़ेद पारदर्शी पत्थरों से या बिलोरी पत्थरों से सुधारो, संवारा गया है या निर्माण किया गया है। सुधा, चांदनी, अमृत भी कह सकते हैं। मंदिर, चांदनी रूपी मंदिर ऐसे दिख रहा है, इतना उज्जवल और प्रकाशित दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है, जैसे सफ़ेद शिलाओं से संवारा गया हो, सफ़ेद शिलाओं से बनाया गया हो। चांदनी रात बड़ी उज्जवल व सुंदर है। ऐसा लगता है मानो सफ़ेद शिलाओं से चांदनी रूपी मंदिर का निर्माण किया गया हो। उदधि दधि, उदधि समंदर, समुद्र, दधि दही, दही का समुद्र, कोसों के समान, दही के समुद्र के समान तुलना करता है कवि। कहता है वो चांदनी, वो प्रकाश ऐसा सुंदर दिख रहा है जैसे दही का समंदर बह रहा हो। अधिकाई, तीव्रता से, उमगे, उमगे उमड़ रहा है, हिलोरे ले रहा है। अमंद, जो मंद गति से ना हो। अधिकाई, बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई दही का समंदर धरती पर तीव्रता के साथ हिलोरे ले रहा है। और इन दोनों के बारे में, सुधा मंदिर और दही के समंदर के बारे में, इन दोनों के बारे में कवि आगे क्या कहता है। बाहर ते भीतर, बाहर से लेकर भीतर तक, लो माने तक, भीति, भीति माने दीवार, भीत, वैसे यहाँ बाधा भी कह सकते हैं, रुकावट। नहीं, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इनको देखने में, सुधा मंदिर और दही के समंदर को देखने से ऐसा लगता है कि दूर दूर तक कोई भी रुकावट नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सफ़ेद रोशनी ऐसे लगती है जैसे दही का समंदर बह रहा हो, हिलोरे ले रहा हो, दूर दूर तक बिना बाधा के साफ दिखाई दे रहा है। दूध को सो फेन, फेन माने झाग, दूध के झाग फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। आंगन फरस बंद,
आंगन के फर्श पर। उस सुधा मंदिर के, चांदनी रूपी मंदिर के आंगन के फर्श पर मानो दूध के झाग फैले हुए हों और उनमें तारासी, तारासी का मतलब तारों की तरह है, तारों रूपी तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है नवयुवती, तारों रूपी नवयुवती, तामे माने उसमें, उसमें का मतलब आंगन में, ठाडी, ठाडी का अर्थ है खड़ी हैं, झिलमिली, झिलमिला रही हैं, जगमगा रही हैं, आनंदित कर रही हैं, झिलमिला मिली होती। कहता है उस, ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैला हुआ है, उस झाग में तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई नवयुवती, तरुणी नवयुवती खड़ी हों और अपनी आभा या सुंदरता बिखेर रही हों। मोतिन की ज्योति, और उस चांदनी से क्या है, उस चांदनी का इतना प्रभाव है धरती पर कि मोतियों को ज्योति माने चमक, और मोतियों को चमक मिल गई हो, और मल्लिका को मकरंद, और मल्लिका के फूलों को रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में, आरसी दर्पण शीशा, अंबर आकाश, आकाश जो है बिल्कुल एक शीशे की तरह दिखाई दे रहा है, आभासी, चमकशी, उजारी, सफ़ेद, उजली, और उसमें पूरा आसमान दर्पण के समान ऐसे लग रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई लग रही है, और उसमें प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, राधिका राधा का, और राधा का कवि कल्पना करता है कि उस दर्पण में चांद ऐसे लग रहा है, सो लग चंद, चांद ऐसे लग रहा है जैसे राधा की परछाई हो, अर्थात राधा को, राधा के सौंदर्य को चांद से भी ज़्यादा बढ़कर दिखाया गया है। उस दर्पण में चांद ऐसे लग रहा है जैसे राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। अब इसको हमने शब्दार्थ सहित समझा है। पेपर में इसके प्रश्नोत्तर आ सकते हैं। इसका प्रसंग लिखिए। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के कवि देव द्वारा रचित कवित नामक कविता से लिया गया है। इस पद्यांश में, इस कवित में पूर्णिमा की, चांदनी की सुंदरता का वर्णन किया है। और फिर प्रश्न आ सकता है, चांदनी रूपी मंदिर को किससे संवारा गया है? चांदनी रूपी मंदिर को सफ़ेद शिलाओं या सफ़ेद पत्थरों से या फटिक शिलाओं से संवारा गया है। चांदनी रूपी मंदिर को सफटिक शिलाओं द्वारा संवारा गया है। राधा में किसकी ज्योति और सुगंध मिली हुई है? राधा में तारों और मोतियों की माला से निकलने वाली ज्योति और मल्लिका के फूलों, और मल्लिका के फूलों की सुगंध मिली हुई है। चारों तरफ चांदनी की सुंदरता किस प्रकार फैली है? चारों तरफ चांदनी की सुंदरता ऐसे फैली है जैसे आंगन के फर्श पर दूध की पारदर्शी झाग फैले हुए हों। और प्रश्न आ सकता है, चांद की तुलना राधा से क्यों की गई है? क्योंकि चांद सुंदर है। और प्रश्न आ सकता है, इस पद्यांश का कोई एक पंक्ति उठा के लिख देंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण के लिए जैसे सुधा मंदिर शब्द ले लिया, इसमें कौन सा अलंकार है? चांदनी रूपी मंदिर, रूपक अलंकार है। इसी तरह से फेन, फैलो अनुप्रास अलंकार है, फै 2-3 बार आया है, तरुणी, तारा, तामे 3-3 बार। तो कहने का मतलब कोई वर्ण बार बार आ रहा है काव्य पंक्ति में,
तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार तो है ही है सारे में। और कवि कल्पना करता है, मानो शब्द बहुत बार प्रयोग करना पड़ता हमने इसका हिंदी अनुवाद करते समय। तो जहाँ मानो शब्द आ जाता है, या हम कह सकते हैं जहाँ कल्पना की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बिल्कुल जो लास्ट लाइन है, इसमें कई बार पेपर में आया हुआ है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में देखिए, यहाँ चांद की तुलना राधा से की गई है, जबकि होता क्या है, प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की। लेकिन इस पंक्ति में कवि देव ने जो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु मतलब चांद है, उसकी ही तुलना मानव से की हुई है, राधा से की हुई है। तो यहाँ तुलना जो उपमा की हुई है, वो उपमा उल्टे उपमा की हुई है। तो जहाँ उपमा का उल्टा हो या उल्टी उपमा हो, वहाँ हमें प्रतीप अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार। तो इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इस तरह से इसके भाषा शिल्प के बारे में और जाने तो इसमें लिख देंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग है और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, ये लाइनें लिखनी पड़ती हैं। दृश्य बिंब है, कवि छंद है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। इस तरह से 5-4 पंक्तियों में हमें इसकी भाषा सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमने तीनों पद्यांश पढ़े कवि देव के। तो कल हम जो है इस कविता के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।